यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, इसको आप जरूर पढ़ें। यहां से आपको हर परीक्षाओं में क्वेश्चन मिलते हैं। टॉपिक हमारा जो है वो रुधिर से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है। तो यहाँ पर हम आज जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ाएंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। तो आज हम इसमें ब्लड के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे कि रुधिर होता क्या है, क्या कंपोजिशन है उसका, ये सारी चीजें हम आज रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, बहुत सारे एनिमल्स आप देखते हैं, कुछ एनिमल्स आप अपने चारों ओर देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। वो किसी तालाब में, किसी नदी में या किसी जगह, ऐसी जगह है जहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो नहीं दिखाई देते, आपको मालूम होगा कि ऐसे एनिमल जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाई जाती है, कंकाल नहीं पाया जाता, उन्हें अकशेरुकी प्राणी कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं। और जिनके अंदर कशेरुक दंड पाई जाती है उनको कशेरुकी प्राणी कहते हैं। जैसे हम लोग जो हैं वो कशेरुकी प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो सभी एनिमल्स, जितने भी इस पृथ्वी पर एनिमल हैं, उनको जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन उनके शरीर के हर भाग में, हर अंग में, यहां तक कि हर कोशिका में पहुंचना होता है। और ये पहुंचाने का काम जो करता है वो हमारा करता है ब्लड। तो आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, जिसको हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है खुला और एक बंद प्रकार का। अब प्रश्न ये बनता है कि खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में, रुधिर परिसंचरण तंत्र में अंतर क्या है? देखिए, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक कैविटी के अंदर ब्लड भरा होता है, एक गुहा होती है शरीर के अंदर, उसके अंदर पूरा ब्लड भरा रहता है और वहीं से सीधे ऊतकों के संपर्क में रुधिर आ जाता है। तो जो भी ऊतकों को आवश्यक तत्व चाहिए वो रुधिर में से वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक कैविटी की बात होती है, एक कैविटी के अंदर रुधिर भरा रहता है, खुले तौर पर, किसी में बंद नहीं है, कैविटी के अंदर है और कैविटी से सीधे ऊतकों के संपर्क में रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी, आर्थ्रोपोडा संघ जिसमें कीट आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, उस संघ के प्राणियों में, जैसे कि कॉकरोच को अगर हम मान लें, तो किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है? तो आपका जवाब होगा कि कॉकरोच में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा मोलस्का संघ के जंतु जैसे घोंघा, सीपी, इनमें किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो ये भी आपका आंसर होगा, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए बच्चों, ये जो कॉकरोच, घोंघा, ये जो प्राणी हैं ये अकशेरुकी प्राणी हैं। तो ज्यादातर अकशेरुकी प्राणियों में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी संघ हैं अकशेरुकी प्राणी के जिनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। जैसे कि केचुआ आपका अकशेरुकी प्राणी है, जो कि एनिलिडा संघ का प्राणी है। तो केचुआ के अंदर जो रुधिर है वो पतली पतली रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है। ये खुला नहीं होता है बल्कि बंद रुधिर वाहिनियों में ये बहता है। तो इस प्रकार अगर रुधिर बंद रुधिर वाहिनियों के अंदर बहे तो उसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ऐसी अवस्था में रुधिर जो है वो सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं आता है। जबकि यहाँ पर क्या था कि रुधिर सीधे ऊतकों के संपर्क में आ रहा था। यहाँ पर क्या है कि रुधिर जो है वो बंद नलियों में, यानी कि जो कैपिलरीज होती हैं बॉडी के अंदर, उसमें बहता है, जैसे कि केचुआ। तो प्रश्न ये बनता है कि एनिलिडा संघ के प्राणी केचुआ में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो केचुआ के अंदर बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरी बात, जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, जैसे हम हुए, मछली हुई, जैसे आपके पक्षी हुए, जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उन सभी में भी बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। तो एक प्रश्न तो यहां पर बनता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या कोई आपसे कह दिया जाएगा कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन ए खुला परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी बंद परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी दोनों प्रकार का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केचुए कॉकरोच के अंदर खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर एक गुहा होती है जिसमें पूरा का पूरा रुधिर भरा रहता है। अब आगे की बात करते हैं। अब हमारा प्रश्न ये आता है कि ये रुधिर क्या है। तो रुधिर क्या है ये बात समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे बताता हूं कि हमारा शरीर बनता कैसे है। देखिए, शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है सेल। सेल का मतलब कोशिका। कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं, कार्य तथा संरचना की दृष्टि जब समान कोशिकाओं का जो समूह होता है वो कहलाता है ऊतक। ऊतक यानी टिश्यू। और जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो बनता है ऊतक तंत्र। इस ऊतक तंत्र को हम सामान्य भाषा में अंग भी कह सकते हैं। और जब कई अंग मिलते हैं तो बनता है शरीर। जीव का शरीर बनता है। यानी कि हमारे शरीर की या किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है कोशिका। और कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो बनता है ऊतक। अब कोशिकाओं के आपस में समूह बनाने की अलग अलग रीतियों के आधार पर ऊतकों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो एक ऊतक यहां पर बनता है जब कई प्रकार की कोशिकाएं संयोजन करती हैं तो जो ऊतक बनता है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। उसको क्या कहते हैं हम? संयोजी ऊतक। अब बहुत सारे संयोजी ऊतक हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि तरल संयोजी ऊतक कौन सा है, तो बॉडी में जो तरल संयोजी ऊतक पाया जाता है वो होता है आपका रुधिर। वो ब्लड ही है जो कि तरल संयोजी ऊतक है। यानी कि एक ऐसा ऊतक है जो तरल मात्रा में शरीर के अंदर उपस्थित होता है। ब्लड की अगर हम बात करते हैं, रुधिर की अगर बात करते हैं और यहां पर ह्यूमन ब्लड की बात करें यानी कि मानव रुधिर की, तो एक स्वस्थ मानव है, उस स्वस्थ मानव के अंदर 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न आपसे मैं ये कहूं कि स्वस्थ मानव और सामान्य मानव सामान्य अवस्था में, अगर मान लीजिए वेट के आधार पर पूछा जाए आपसे ये कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का भार 100 केजी है तो उसमें कितना रुधिर होना आवश्यक है, तो अगर वजन के हिसाब से कहें तो कुल शरीर के भार का 7% भाग जो है वो रुधिर होना चाहिए। यानी अगर किसी का 100 केजी वेट है तो उसमें 7 केजी ब्लड होना आवश्यक है। तो ये प्रश्न बनता है कि एक सामान्य मनुष्य के शरीर में, सामान्य मनुष्य आप जानते हैं सामान्य मनुष्य तो उसका वजन 100 केजी नहीं होगा, बोले 70-80 के बीच में उसका मानते हैं हम सामान्य अवस्था में। तो सामान्य अवस्था में अगर मनुष्य है तो उसके शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। लेकिन अगर बॉडी वेट के आधार पर कहा जाए तो रुधिर की मात्रा 7% होती है शरीर के भार की। अगली बात, रुधिर जो है ब्लड वो तरल संयोजी ऊतक है जो कि मैंने इधर बताया। दूसरी बात क्या है कि रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि रुधिर क्या है, तो हम कहेंगे रुधिर एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। अगली बात कि जो रुधिर का रंग कैसा है, तो रुधिर का रंग चमकीला लाल होता है। रुधिर का रंग चमकीला लाल है। अब प्रश्न ये बनता है कि रुधिर का रंग चमकीला लाल क्यों है? तो जो रुधिर है उस रुधिर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड के रुधिर में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कि एक श्वसन वर्णक होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हीमोग्लोबिन के बारे में आपको यहां पर पढ़ना होगा कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं हीमोग्लोबिन। यहां से प्रश्न आपका परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, क्या काम है, कितना होता है, ये सारे प्रश्न हीमोग्लोबिन से आते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो श्वसन वर्णक है, वास्तव में जितने भी एनिमल हैं उन एनिमल में 4 प्रकार के श्वसन वर्णक देखने को मिलते हैं। किसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो किसी में हीमोसाइनिन होता है, किसी में हीमोक्यूनिन होता है, तो किसी में हीमोएराइथ्रिन होता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के श्वसन वर्णक जीवों में पाए जाते हैं। अगर हम स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में या हम कशेरुकी प्राणियों की, सभी कशेरुकी प्राणियों की बात करें तो उनके अंदर जो पाया जाता है श्वसन वर्णक वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दरअसल एक ऐसा प्रोटीन है जिसका निर्माण हीम यानी कि आयरन और एक प्रोटीन होती है ग्लोबिन, उससे मिलकर होता है।
अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का निर्माण किस प्रोटीन से होता है, तो आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन का निर्माण ग्लोबिन नामक प्रोटीन से होता है। और जो इसका हीम भाग है, जो हीम पार्ट होता है, ये आयरन है। और आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो हीम और एक ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बनी है। अब हीम पार्ट जो है वो क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? अगर हम सामान्य अवस्था में देखें तो एक स्वस्थ मनुष्य के ब्लड में 11 से 14 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में 11 से 14 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। देखिए, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी कम होती है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जरिए पर मंथ ब्लड लॉस होता है, इस वजह से उनमें हीमोग्लोबिन थोड़ा सामान्य से कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। तो एक सामान्य अवस्था में दोनों महिला पुरुष दोनों को लेकर चलूं तो एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 से 14 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। एक काम तो हमें हीमोग्लोबिन का ये पता चला कि इसकी उपस्थिति के कारण ही रुधिर का रंग चमकीला लाल होता है। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद करनी है, ये रखनी है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो बच्चों, हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि शरीर में गैसों का आदान प्रदान यानी गैसों के परिवहन का काम हीमोग्लोबिन करता है। शरीर में गैसों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा शरीर में गैसों का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ये हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। देखिए, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये काम किसका? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसको बांधता है, उसको ले जाकर जहां आवश्यकता होती है जिस कोशिका में, वहां पर जाकर इसको छोड़ देता है। इस प्रकार से पूरे शरीर में विभिन्न अंगों में, विभिन्न ऊतकों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का काम जो है वो किसका है? हीमोग्लोबिन का है। और यही वास्तव में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है? तो देखिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट आयरन होता है और आयरन की वैलेंसी होती है कितनी? 4। ये आपको मालूम होगा। Fe की वैलेंसी होती है 4, यानी कि आयरन जो है अपने चारों ओर 4 मॉलिक्यूल ही जोड़ सकता है। तो इस प्रकार हम ये याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन का एक अणु यानी एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले जाने का काम करता है। यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जाएगा। बात समझ में आ गया? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। फिर जिस अंग में, जिस कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग तोड़ देता है और ऑक्सीजन दे देता है। तो इस प्रकार से शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य जो है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और ये इसका मुख्य कार्य है। जब दूसरा काम, हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। मैंने बताया कि एक सामान्य मनुष्य में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रुधिर एक तरल संयोजी यूतक है, इसका रंग चमकीला लाल होता है। और किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सामान्य मनुष्य में 11 से 14 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है। दूसरी चीज, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? गैसों का परिवहन होता है। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को परिवहन करता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में गैसों का परिवहन का काम जो है वो किसका है? हीमोग्लोबिन का है। अब नेक्स्ट, इसके अलावा अब अगर हम रुधिर की कंपोजिशन की बात करते हैं, रुधिर के संगठन की बात करते हैं कि रुधिर जो है वो कैसे बना होता है, कितने भागों से मिलकर, तो रुधिर को हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं। रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा होता है, जबकि 45% भाग रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा ये क्या है? जब हमारी चोट लग जाती है तो जो रुधिर जम जाता है, उसके चारों ओर जो ट्रांसपेरेंट हल्के पीले कलर का पार्ट आपको पदार्थ दिखता है, वो कहलाता है प्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लाज्मा कितना है? 55% है। अब ये प्लाज्मा कैसे बनता है? इस प्लाज्मा में 92% तो पानी है, इसीलिए बिल्कुल ये लिक्विड ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। 3 से 5% प्लाज्मा में प्रोटीन उपस्थित होती हैं।
यहां पर प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं। तो 4 प्रकार की प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती हैं। कौन सी हैं सुनना बच्चों, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इनमें से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन हैं जो प्लाज्मा में उपस्थित हैं, इनका काम यह है कि जब रुधिर जमेगा तब ये उसमें सहायता करेंगी। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर क्लॉटिंग यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती हैं, तो हम कहेंगे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। बात समझ में आ गई। तो ये 4 प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे यूरिया वगैरह भी होती है, तो वो भी शरीर से बाहर एक्सक्रीट होती है। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एक और महत्वपूर्ण बात, प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीबॉडी कहां पाई जाती हैं, तो एंटीबॉडी जो पाई जाती हैं वो प्लाज्मा में ही उपस्थित होती हैं। आजकल आप कोरोना वायरस का प्रकोप देख रहे हैं, कोई वैक्सीन नहीं बन रही है, तो यहाँ पर एक प्लाज्मा थेरेपी निकाली गई है। तो प्लाज्मा थेरेपी में दरअसल उसमें क्या होता है, प्लाज्मा से हम ट्रीटमेंट देते हैं और प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि एंटीबॉडीज कहां पाई जाती हैं। एक बार पीसीएस की परीक्षा में ये पूछा गया था, एंटीबॉडीज कहां पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा भाग जो ब्लड का है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लड कैप्सल्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि रुधिर कणिकाएं या रुधिर कोशिकाएं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। पहली रुधिर कणिकाएं इराइथ्रोसाइट्स, दूसरी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट और तीसरों को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब जरा समझना, ये जो इराइथ्रोसाइट कोशिकाएं हैं इनको सामान्य भाषा में हम लोग आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं। इराइथ्रोसाइट इसका एक साइंटिफिक नेम है, सामान्य भाषा में हम इन्हें लाल रक्त कणिकाएं भी कह सकते हैं। तो इराइथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी या हम कहें लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट या इन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, और तीसरी जो होती हैं थ्रोम्बोसाइट्स, इन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अब समझिए, सबसे पहले इराइथ्रोसाइट्स। आरबीसी जो है रेड ब्लड कैप्सल्स हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें, स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की बात करें, तो जितने भी स्तनधारी हैं उनमें से सिर्फ ऊंट और लामा को अगर छोड़ दिया जाए, ऊंट और लामा यही 2 एनिमल ऐसे हैं, यही 2 स्तनधारी वर्ग के प्राणी ऐसे हैं जिनकी आरबीसी कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित होता है। बाकी जितने भी स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं उनकी आरबीसी कोशिकाएं नॉन न्यूक्लिएटेड यानी कि केंद्रक विहीन होती हैं। तो अब प्रश्न ये बने कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक होता है या नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा कि नहीं होता है। सिर्फ कौन से स्तनधारी, ऊंट और लामा, यही 2 ऐसे स्तनधारी हैं जिनकी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। बात समझ में आ गया। बाकी ये कैसी होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं, केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक न होने का एक फायदा है, इन कोशिकाओं के अंदर स्पेस ज्यादा होता है और उस स्पेस में भरा होता है हीमोग्लोबिन। तो प्रश्न, हीमोग्लोबिन भरा होता है, इसी कारण आरबीसी का रंग जो है वो कैसा होता है, लाल होता है। बात समझ में आ गया। तो आरबीसी के अंदर क्या भरा हुआ है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी कोशिकाएं जो है वो 120 दिन का जीवन काल इनका होता है। आरबीसी कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है पूछा जाएगा तो 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद आरबीसी मर जाती है, उनकी जगह नई आरबीसी बन जाती हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि रुधिर का निर्माण होता कहां है। तो मैं यहीं पर आपको बता दूं कि वयस्क मनुष्य के अंदर हड्डियों के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बॉन है, तो इस बॉन के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उस तरल पदार्थ को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। और इसी अस्थि मज्जा यानी कि बॉन मैरो, इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन मैरो। तो इसी बॉन मैरो के द्वारा रुधिर का निर्माण होता है, इसी बॉन मैरो के द्वारा रुधिर का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया। इसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, एक
रेड सेल्स होती है और एक येलो सेल्स होती है। रेड सेल्स के द्वारा बनती हैं आरबीसी। बात समझ में आ गया? तो आरबीसी बनने की क्रिया या ब्लड बनने की क्रिया जो है उसको हम हीमोपोइसिस भी कहते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। तो यहां पर हमने ये जाना ब्लड बन कहा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में अस्थि मज्जा के द्वारा रुधिर का निर्माण हो रहा है। अच्छा, आरबीसी कोशिकाएं सामान्य अवस्था में एक व्यक्ति के अंदर कितनी होनी चाहिए? अगर ये प्रश्न बने कि एक व्यक्ति की अंदर आरबीसी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 4.5 से 5 लाख, 4.5 से 5 लाख प्रति घन मीटर ये आपकी आरबीसी की संख्या है। यहां से ध्यान रखेंगे, जो 4.5 लाख है ये लगभग मादा के अंदर यानी कि महिलाओं में, और 5 लाख ये पुरुषों में होती है। तो ये एक वयस्क मनुष्य में जो आरबीसी की संख्या है वो होनी चाहिए 4.5 से 5 लाख प्रति घन मीटर। दूसरी बात, आरबीसी की संख्या जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, एल्टीट्यूड्स में जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाएं, तो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा आरबीसी की संख्या अधिक होती है। उसके साइंटिफिक कारण है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमें जब लेनी है तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन भी होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी भी होनी चाहिए। यही कारण है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। अब बात आती है आरबीसी के बाद दूसरी हमारी जो है डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। इन्हें शरीर की रक्षण कोशिकाएं भी कहा जाता है, और इन्हें ही शरीर की भक्षण कोशिकाएं भी कहते हैं। भक्षण कोशिकाएं इसलिए बाहर से जो अवांछित प्रोटीन आ जाती हैं, कोई वायरस बैक्टीरिया, तो उसको ये उसका भक्षण कर लेती हैं, इसलिए इनको हम भक्षण कोशिकाएं कहते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या एकाएक उसमें बढ़ी हुई देखते हैं हम लोग। जब भी हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डब्ल्यूबीसी की संख्या से हमें पता चल जाता है कि बॉडी इन्फेक्टेड है, बीमार है वो व्यक्ति। वैसे सामान्य मनुष्य में जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो 10,000 तक होनी चाहिए, 10,000 प्रति घन मीटर ये होनी चाहिए डब्ल्यूबीसी की मात्रा। एक बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, एकाएक अगर इन डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियमित वृद्धि देखने को मिले, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियमित वृद्धि होती है, तो उस रोग को हम कहते हैं ब्लड कैंसर। उसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर। ये एक सामान्य नाम है ब्लड कैंसर, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम जो है वो है ल्यूकीमिया। परीक्षाओं में ये प्रश्न इसी नाम से आता है कि ल्यूकीमिया जो है वो क्या है। तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है, और वो होता कब है? जब डब्ल्यूबीसी की संख्याओं में अनियमित वृद्धि हो जाती है। वैसे होनी चाहिए 10,000 प्रति घन मीटर, अचानक हमने देखी कि वो हो गई 1 लाख प्रति घन मीटर, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं व्यक्ति ब्लड कैंसर का रोगी है। और ब्लड कैंसर को साइंटिफिक भाषा में हम क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। ये ल्यूकीमिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि से होता है, और डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का साइंटिफिक नाम जो होता है वो ल्यूकोसाइट्स होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ल्यूकीमिया। बात समझ में आ गई होगी। देखिए, डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। यहां से एक प्रश्न जरूर आता है डब्ल्यूबीसी से। ये 5 प्रकार की जो कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एसिडोफिल्स, दूसरी होती है बेसोफिल्स, तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स, चौथी होती है मोनोसाइट्स, और 5वीं होती है लिम्फोसाइट्स। ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हमारे रुधिर में पाई जाती हैं। जब कभी डॉक्टर टीएलसी चेक करवाता है तो टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। आपने लिखा देखा होगा, जब ब्लड चेक करवाते हैं तो टीएलसी और डीएलसी चेक करवाते हैं। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी एक बार में हमें बता दीजिए कितनी ल्यूकोसाइट हैं, तो हम डब्ल्यूबीसी की संख्या बता देंगे कि 10,000 है या 15,000 है। जब वो कहता है कि डीएलसी बताएं,
डीएलसी का मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि जो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं जो हैं उनको आप अलग अलग बताइए कि कितनी एसिडोफिल्स हैं, कितनी वेसोफिल्स हैं, कितनी न्यूट्रोफिल्स हैं, कितनी मोनोसाइट्स हैं और कितनी लिम्फोसाइट्स हैं। अब जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं के ये 5 प्रकार हैं, इनमें भी आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो बेसोफिल से आता है। कौन सा प्रश्न आता है? देखिए बच्चों, हमारे शरीर में रुधिर बहता है, लेकिन जब ये रुधिर चोट लगने पर, घाव होने पर जब शरीर से बाहर आता है तो कुछ देर बाद यहां पर क्लॉटिंग हो जाती है, रुधिर का थक्का जम जाता है। लेकिन हमारे शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमता। तो उसका कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में रुधिर में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन का नाम होता है हेपेरिन, और इस हेपेरिन प्रोटीन के कारण ही रुधिर का थक्का शरीर में नहीं जमता है। तो किसके कारण रुधिर का थक्का नहीं जमता शरीर में? हेपेरिन के कारण। और ये जो हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण है वो किससे होता है? बेसोफिल कोशिकाओं से। डब्ल्यूबीसी की बेसोफिल कोशिकाएं हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती हैं, और हेपेरिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही शरीर के अंदर रुधिर जमता नहीं है, क्लॉट नहीं होता है। तो एक प्रश्न यहां से ये बनता है कि किन कोशिकाओं के कारण? तो बेसोफिल कोशिकाओं के कारण शरीर के अंदर रुधिर नहीं जमता है। दूसरा प्रश्न यहां से आता है आपका मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल कोशिकाओं से। न्यूट्रोफिल कोशिकाएं आकार में सबसे छोटी आरबीसी कोशिकाएं, तो इसके बारे में क्या? आकार में सबसे छोटी, आकार में सबसे छोटी, लेकिन संख्या में सबसे ज्यादा, लेकिन संख्या में सबसे ज्यादा, संख्या में सबसे ज्यादा। तो प्रश्न ये बनता है आपसे, ये पूछा जाए कि कौन सी कोशिकाएं, कौन सी लाल रक्त कणिकाएं शरीर में सबसे ज्यादा होती हैं, तो हम कहेंगे न्यूट्रोफिल कोशिकाएं सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन आकार में ये सबसे छोटी होती है। भाई एक कमरे में अगर छोटे छोटे पत्थर रखे तो ज्यादा बन जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर रखेंगे तो कम बने। तो ऐसे ही आप याद कर लीजिए, जो संख्या में सबसे ज्यादा है वह आकार में सबसे छोटी हैं, और वो कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल कोशिकाएं। मोनोसाइट कोशिकाएं उल्टा, कि आकार में सबसे बड़ी, आकार में सबसे बड़ी, आकार में सबसे बड़ी और संख्या में सबसे कम, संख्या में सबसे कम कौन सी कोशिकाएं होती हैं? मोनोसाइट। अब यहां पर यह प्रश्न बनेगा कि डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं में सबसे बड़ी रुधिर कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो हम कहेंगे शरीर में मोनोसाइट रुधिर कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं, जो कि किसका प्रकार है? डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का प्रकार है। तो यहां से 3 प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ल्यूकीमिया कैसे होता है? तो हम कहेंगे कि डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होने पर ल्यूकीमिया रोग होता है, जिसे सामान्य भाषा में ब्लड कैंसर कहते हैं। डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को ही रक्षण कोशिकाएं भी कहते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं ये। दूसरा, डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें से बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा एक प्रोटीन बनाई जाती है हेपेरिन प्रोटीन, और इस हेपेरिन प्रोटीन के कारण शरीर के अंदर रुधिर नहीं जमता है। दूसरी बात ये हो गई हमारी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं, इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। ये 3 से 4 दिन ही जीवित रहती है, उसके बाद दूसरी डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हो जाती है, वो कोशिकाएं मर जाती हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि मरकर ये कोशिकाएं कहां पर एकत्रित हो जाती हैं? तो शरीर के अंदर एक अंग है जिसका नाम है स्प्लीन। यहां से एक प्रश्न बनता है, स्प्लीन जो है इसी को हम प्लीहा कहते हैं। ये जो प्लीहा है इसे शरीर का रुधिर बैंक, शरीर का रुधिर बैंक कहा जाता है। तो किस को शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं? तो हम कहेंगे कि प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। और इसी को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। मृत आरबीसी कोशिकाएं स्प्लीन में एकत्रित हो जाती हैं, और जब ये आरबीसी कोशिकाओं में डिकम्पोजिशन होता है या आरबीसी कोशिकाएं टूटती हैं तो ये एक पिगमेंट बनाती हैं जिसे हम कहते हैं बाइलरुबिन। और बाइलरुबिन पिगमेंट जब बॉडी में अधिक हो जाता है तो हमें पीलिया रोग होता है, जिसे इंग्लिश में जॉइंटिस कहते हैं। ये आगे की बात है। फिलहाल आरबीसी कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। शरीर का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? तो भी इसका आंसर होगा स्प्लीन को कहा जाता है। चलिए, अब हमारी आरबीसी हो गई,
WBC हो गई। अब बात आती है तीसरे प्रकार की रुधिर कोशिकाएं, जिसके बारे में एक बात याद रखनी है, ये थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स हैं, और ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। बस इतनी सी बात आप यहां रखेंगे कि जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। बच्चों ये मैंने आज जो आपको समझाया, ये पहला पार्ट था हमारा रुधिर में, जिसमें हमने आपको रुधिर के बारे में पढ़ाया था। पहले हमने आपको बताया कि रुधिर जो है वो दो भागों में, रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र। आपसे पूछा जाता है केचुए में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है, तो मैंने आपको समझाया है केचुए में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर हमने आपको यहाँ पर ब्लड के बारे में बताया कि एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होना चाहिए उसके शरीर में। अगर बॉडी वेट के आधार पर देखें तो 7%। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य शरीर में गैसों के परिवहन का है। 11 से 14 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर एक सामान्य मनुष्य में हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जाने का काम करता है, ये एक श्वसन वर्णक होता है। इसके बाद हमने आपको ब्लड बताया, ब्लड दो भागों से मिलकर बना होता है। 55% भाग प्लाज्मा और 45% भाग ब्लड कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 4 प्रकार की प्रोटीन है, जिनमें से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। एंटीबॉडी भी आपकी प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं। इसके बाद हमने बताया कि ब्लड सेल्स जो है कैप्सूल 3 प्रकार की हैं, इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इराइथ्रोसाइट यानी आरबीसी, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए इनका रंग लाल होता है। ऊंट और लामा को छोड़कर बाकी सभी स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं। आरबीसी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या बढ़ती जाती है। आरबीसी के बाद आपको हमने बताया ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी को हम शरीर की रक्षण कोशिकाएं भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं 5 प्रकार की होती है। इसमें बेसोफिल कोशिकाओं से हेपेरिन नामक प्रोटीन बनती है। हेपेरिन से रुधिर का थक्का नहीं जमता। तो इस प्रकार से आज हमने ब्लड कंपोजिशन की बात कही है। अब हम इसमें बताएंगे, अगला जो हमारा भाग होगा वो बताएगा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, कि बॉडी में ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड ग्रुप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू वेरी मच।